नमस्कार दोस्तों, जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित क्वेश्चन को देख रहे थे। इसमें हम लोगों ने विवरण और कुछ 25 क्वेश्चन हम लोगों ने अटेम्प्ट कर लिए थे। अब 26 से हम लोग को स्टार्ट करना है। और इसके अलावा भी पिछले कुछ हिस्ट्री के वीडियो बनाए हुए हैं, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। और हम लोगों ने नेट का यूजीसी नेट पेपर वन का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनके भी कुछ वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें है महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी, तो कहाँ पर थी? अहिछत्र में थी उत्तरी पांचाल की। और दक्षिणी पांचाल की क्या थी? काम्पिल्य। ठीक है, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी तथा दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानियां थी, जबकि मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। ठीक है, नेक्स्ट है 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो सूरसेन की थी। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अंग की थी चंपा, भागलपुर और मुंगेर का हिस्सा है जो। और महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम क्या है? मालिनी प्राप्त होता है। दीघी निकाय के अनुसार इस नगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने की थी। किसने की थी चंपा की? महागोविंद ने। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुक्तिमती राजधानी थी, तो किसकी थी? चेदी की। शुक्तिमती या सोथिवती। ठीक है, क्या था? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी सोतिवती थी, जिसकी पहचान महाभारत के सुक्तिमती से की जाती है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था, तो कौन सा था? अश्मक था। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में छठी शताब्दी ईसा पूर्व में वर्णित 16 महाजनपदों में अश्यक या अश्मक नर्मदा और गोदावरी नदियों के मध्य स्थित था। तो ये वही हो जाएगा नासिक ये वाला क्षेत्र ना, जिसकी राजधानी पैठन या पोतन या पोटली प्राचीन नाम प्रतिष्ठान थी। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, तो ये कहाँ था? राजस्थान में था मत्स्य महाजनपद। हाँ, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो गिरिव्रज, राजगृह। और बाद में फिर उदयन ने कहाँ बना दी थी? पाटलिपुत्र बना दी थी। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदत्त वंश था। इस वंश के राजा बृहदत्त का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हिर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात ये बौद्ध के समकालीन थे बिंबिसार। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक था। अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र फिर स्थानांतरित कर ली। ठीक है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो कौन सी थी? राजगृह, गिरिव्रज थी। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो कौन सी थी? इनमें से कोई नहीं थी, ना पाटलिपुत्र थी, ना चंपा, ना वैशाली, ना अंग। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी थी? राजगृह है, गिरिव्रज। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? गिरिव्रज रही है, राजगृह रही है, पाटलिपुत्र रही है, कौशाम्बी नहीं रही है। डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नहीं इसका डिस्क्रिप्शन भी है। गिरिव्रज या राजगृह या पाटलिपुत्र प्राचीन काल में क्रमशः मगध साम्राज्य की राजधानी रही है, जबकि कौशाम्बी पर वत्स राज्य का शासन था। ये यहीं का वो था उदयन जो स्वप्नवास पद्धता में वर्णित है। हर्यक वंश के शासन ने दौरान मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का? अर्धचंद्राकार। प्राचीन श्रावस्ती की पहचान अलेक्जेंडर कनिंगम ने 1861 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गोंडा के निकट सहेत महेत वर्तमान श्रावस्ती नामक स्थान से की। उत्खननों के आधार पर ज्ञात होता है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। मगध ने किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसकी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ये हिर्यक वंश के थे, ये थे अजातशत्रु।
अजातशत्रु ने पहले अपने पिता की हत्या की, फिर उसके बाद इनके पुत्र ने इनकी हत्या कर दी। मगध का शासक अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन, कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न, मतलब ये उदयन जो अलग है, दो उदयन थे, कंफ्यूज मत होना। जो चंद्र प्रदोत और स्वप्नवास वद्धता वाला है कौशाम्बी का, वो उदयन है और ये उदयन है, ठीक है। तो 38 क्वेश्चन है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हर्यक वंश था। राजकुमार को जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, तो कौन था? अजातशत्रु था। हालांकि उदयन भी थे। उदयन, हाँ। 40 है, किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गढ़संध को हराकर आत्मसात किया? तो किसने किया? अजातशत्रु ने, ठीक है। वैशाली वज्जी संघ का प्रमुख गढ़राज था। यहाँ के शासक लिच्छवी थे। बिंबिसार के समय से ही मगध एवं वज्जी संघ में मनमुटाव था, जो अजातशत्रु के समय संघर्ष में बदल गया। निर्यावली सूत्र से ज्ञात होता है कि उस समय लिच्छवी गढ़ का प्रधान चेटक था। उसने 9 लिच्छवियों, 9 मल्लों, 18 गणराज्यों को एकत्रित करके मगध नरेश के विरुद्ध एक सम्मिलित मोर्चा किया। भगवती सूत्र से ज्ञात होता है कि अजातशत्रु इन सब का विजेता था। अजातशत्रु ने कूटनीति से काम किया। पाटलिपुत्र में उसने सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तत्पश्चात उसने अपने मंत्री वश्यकार को भेजकर वज्जी संघ में फूट डलवा दी। फलस्वरूप वे परस्पर लड़ने लगे। उनका संगठन कमजोर हो गया। अंतोगत्वा अजातशत्रु ने आक्रमण करके लिच्छवियों को पराजित किया। उनका भूभाग मगध साम्राज्य में मिला लिया। अगला क्वेश्चन है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ? तो शिशुनाग के। कहाँ पे? मालवा क्षेत्र पर। पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती मालवा को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। किसने मिलाया था? शिशुनाग ने। हाँ। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद अथवा उग्रसेन था। पुराणों में महापद्मनंद को सर्व छत्रांतक और अपरो परशुराम कहा गया है। तो ये आ जाता है कभी कभी कि इसके जो नाम हैं कि उग्रसेन, महापद्मनंद, सर्व छत्रांतक और अपरो परशुराम कहा गया है। तो कौन कौन से हैं नाम? उग्रसेन और सर्व छत्रांतक और अपरो परशुराम, ठीक है। मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो महापद्मनंद है। क्या है नेक्स्ट है, वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया? तो इसमें क्या है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी थी, जिसे हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला के साथ विवाह करके दहेज के रूप में प्राप्त किया था, ठीक है। तो बिंबिसार को कब मिला था? ये दहेज के रूप में मिला था। इसी प्रकार अजातशत्रु के समय प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजरा का विवाह अजातशत्रु से कर काशी के ऊपर उसका अधिकार स्थापित कर लिया था। कालांतर में शिशुनाग ने जब गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया, शिशुनाग ने अपनी दूसरी राजधानी वैशाली को बनाया था, ठीक है। तो उसने अपने पुत्र को वाराणसी का उपराजा नियुक्त किया था। अतः दिए गए विकल्प में स्पष्ट नहीं कि वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया था, जबकि जो यूपी लोक सेवा आयोग ने उसने उत्तर कौन सा माना है? शिशुनाग माना है। नेक्स्ट है 45, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंदवंश के पास कौन था? मौर्य वंश था। धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी ना। क्या है? मगध के नंदवंश की स्थापना शिशुनाग वंश को अंत करके की गई थी। नंदवंश में कुल 9 राजा हुए थे। नंदवंश के अंतिम काल में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने और छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई और चारों घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से धनानंद की हत्या कर नंदवंश का अंत कर दिया।
इस प्रकार नंद वंश के तत्काल पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। इसके उपरांत शुंग, कण्व, गुप्त आदि ने शासन किया। ठीक है, निकटतम उत्तर मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। कैसे? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ये तो विजय का भी उल्लेख है और साथ में एक नहर निर्माण का उल्लेख है इसमें। ठीक है, कलिंग में चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत इसका हाथी गुम्फा अभिलेख है। नंदवंशीय शासक महापद्मनंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख है। इस अभिलेख में लिखा गया है, अर्थात इस अभिलेख में किया गया है, अर्थात ये नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख, ये साक्ष्य है। ठीक है, तो ये भी आ सकता है कि नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है, तो वो कौन सा है? हाथी गुम्फा अभिलेख है। ठीक है, निम्नलिखित मगध राजवंशों की कालक्रमानुसार व्यवस्थित किए, नंद वंश, शुंग वंश, मौर्य वंश और हिरण्यक वंश। तो इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा? हिरण्यक वंश आ जाएगा, फिर नंद वंश आ जाएगा, फिर मौर्य, फिर शुंग। तो 4 1 3 2। ठीक है, 4 1 3 2, तो वी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसमें ईयर भी दे दी है, तो आप देख लीजिए एक बार। हिरण्यक वंश 544 से 412 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक रहा। नंद वंश 344 से 321 ईसा पूर्व तक रहा। मौर्य वंश जो है 321 से 184 ईसा पूर्व तक रहा। और फिर शुंग वंश 184 से 75 ईसा पूर्व तक रहा। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित है? बिंबिसार के दरबार संबंधित था। और ये वही वैद्य है जिसको बिंबिसार ने कहाँ भेजा था? अवंती भेजा था, चंड प्रदोत्त के उपचार के लिए। ठीक है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रदोत्त के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए है, विश्व के सभी भागों में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। तो हाँ, क्या है, ये दोनों सही है। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था और जिस कारण क्या किया, जो वंचित लोग थे, जो जिन्हें मतलब वैदिक धर्म ने स्वीकार नहीं किया या फिर उनमें अड़चने कुछ वो लगाई, जैसे वैश्य जो थे और भी जो वर्ण के लोग थे, तो उनके लिए एक नया वर्ण, नया संघ की जरूरत होने लगी। जैसे क्षत्रिय थे तो क्षत्रिय और ब्राह्मणों में भी वैमनस्य था अपनी सर्वोच्चता के लिए। ठीक है, तो इस कारण फिर ये धार्मिक उथल पुथल का काल हो गया। ठीक है, और इसी उसमें ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ और इन्होंने स्वीकार किया। जैसे बौद्ध धर्म था, इन्होंने सभी को स्वीकार किया उसमें अपने संघ में। तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के उत्तर भारत की मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। अनेक मत तथा दर्शनों के प्रादुर्भाव ने बौद्धिक आंदोलन का रूप ग्रहण किया। विभिन्न मतों को मानने वाले सन्यासी परिव्राजक घूम घूम कर अपने जीवन दर्शन का जन समुदाय में प्रचार तथा एक दूसरे के दर्शन का खंडन भी करते थे। यह भी महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार के बौद्धिक आंदोलनों के प्रमाण अन्य देशों में भी मिलते हैं। चीन, ईरान, यूनान में पुरातन मान्यताओं को चुनौती देने वाले क्रमशः कन्फ्यूशियस कहाँ पे? चीन में। जरथुष्ट्र ईरान और पाइथागोरस कहाँ पे थे? यूनान। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। मंत्रों की शुद्धता, यज्ञों पर बहुत जोर था, जिसमें पुरोहितों का महत्व अधिक बढ़ गया। यज्ञों में बहुत धन व्यय होने लगा और पशु बलि को भी बढ़ावा मिला। नेक्स्ट है, काल्पी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यमुना नदी के। काल्पी नगर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित एक नगर है। यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में यह कालप्रिया के नाम से विख्यात थी। समय के साथ यह नाम संक्षिप्त होकर काल्पी हो गया और 4वीं सदी में राजा वसुदेव द्वारा बसाया गया था। ये किसके द्वारा बसाया गया? काल्पी। ये बसाया गया है वसुदेव द्वारा। ठीक है, इसमें उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद दिए गए हैं और राजधानी दी गई। तो कुरु की कहाँ है? कुरु इंद्रप्रस्थ। और पांचाल का अहिछत्र। कौशल की कौशाम्बी। और वत्स का क्या है? साकेत। नहीं, वत्स की है कौशाम्बी और कौशल की होगी साकेत। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? 4
ए का 4, ए का 4 और बी का क्या हो जाएगा 3, बी का 3, ए का 4 बी का 3, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बी हो जाएगा। कुरु का इंद्रप्रस्थ, पांचाल का छत्र, कौशल का साकेत और वत्स का कौशाम्बी। अगला क्वेश्चन है महाजनपद और राजधानी है। मत्स्य की क्या है, विराटनगर होगी। कुरु की क्या होगी, कुरु की इंद्रप्रस्थ होगी, सूरसेन मथुरा है और अष्टमक पोतन या पैठन भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कंबोज, कंबोज का राजपुर या हाटक, अश्मक का पोतन या पोटिल, सूरसेन कौशाम्बी, तो सूरसेन कौशाम्बी नहीं है। सूरसेन क्या है, मथुरा है। ठीक है, और कौशल श्रावस्ती सही है या साकेत। ठीक है, नेक्स्ट है वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में कुल कितने महाजनपद स्थित हैं थे, तो 8 थे। ये यूपी आर प्री में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रुकिए एक मिनट। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान के 16 महाजनपदों में से कुल 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित। इनके नाम है कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में और भगवती सूत्र में भी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है। श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी, हाँ बिल्कुल थी। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखती थी। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी, तो ये गलत है कि मात्र उत्तर भारत में। क्या है इसमें, प्राचीन कालीन भारत में एक ही शिल्प अथवा व्यवसाय करने वाले के समूह को श्रेणी की संज्ञा प्रदान की गई है। इनके उद्भव का एक महत्वपूर्ण कारण उत्तर वैदिक काल में उद्योग धंधों का स्थानीयकरण था। श्रेणियां देश के व्यापार वाणिज्य का संचालन, वस्तुओं की गुणवत्ता व कीमत निर्धारण के साथ साथ अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रित करती थी। उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी श्रेणियों के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। तो ये हम लोगों का 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो महाजनपदीय काल था तो वो फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट वाले से यूनानी आक्रमण, हिंदू यूनानी जो आक्रमण होता है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें ये सिक्कों का जो मेन वर्णन होता है, सोने के सिक्कों का इतिहास स्टार्ट होगा। तो ये हम लोग का खत्म हुआ। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद।